जी गाइस, तो numpy के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं और रियल जो आपके पास डेटा होता है या रियल लाइफ जब आप कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो इसका उनमें जो है वो क्या यूज केस है, मतलब रैंडम नंबर वहां पे किस तरह से जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने आज के ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड याद रहे कि ये हमारा जो मैं आप लोगों को चीजें सिखा रहा हूँ numpy के अंदर, ये उसका लास्ट ट्यूटोरियल है। इसके बाद दो ट्यूटोरियल और बचते हैं, जिसमें आप एक ट्यूटोरियल है जिसमें आप पांडास के साथ numpy का जो है वो यूज देखेंगे। एंड एट द लास्ट हमारे पास ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रहे कि वो जो दो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपने खुद करने होंगे। मैं जस्ट उसका ओवरव्यू आपको दूंगा और समझाऊंगा कि बेसिकली आपने उन ट्यूटोरियल्स को कैसे करना है, एंड नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा एंड थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को हिंट दूंगा। फिर आप लोगों ने जो है उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि देखो सबसे जो मेन बात होती है ना वो ये होती है कि हम कह देते हैं कि यार हमें जो है ना वो क्या कहते हैं, सिखा तो दिया गया है या हमने कोर्स कर तो लिया, अब हमें पता नहीं है कि हम जो है उससे क्या चीज करें या उसको कहाँ पे यूटिलाइज करें। तो इसी वजह से मैंने जो लास्ट वाले दो ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोगों के लिए रखे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने कहाँ पे आप जो चीजें सीख ली हैं उसको किस तरह और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो फिलहाल अपने ट्यूटोरियल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हम इसको जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट दो ट्यूटोरियल में आप जो है खुद से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उस दो ट्यूटोरियल को प्रैक्टिस करने के लिए या उन दो ट्यूटोरियल्स को जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको पांडास भी आनी चाहिए एंड numpy भी आनी चाहिए। ये 8 ट्यूटोरियल्स भी आपने कंप्लीट देखे हों numpy के, एंड जो 8 ट्यूटोरियल्स आप लोगों को पांडास के हैं वो भी कंप्लीट जो है वो आपने देखे हों और उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि रैंडम जो इंटीजर्स होते हैं, मतलब नंबर्स में हम इंटीजर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। रैंडम इंटीजर्स मतलब कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम चाहते हैं कि हम जो है ना कोई रैंडम इंटीजर्स जो है वो जनरेट करें यूजिंग numpy, खुद से नहीं, numpy को यूज करते हुए हमारे पास कोई रैंडम नंबर्स आ जाए तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रैंडम, और फिर इसका जो आगे सब फंक्शंस होते हैं या जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप कह सकते हैं कि मतलब जो हमारे पास सब फंक्शंस जो है इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास सब फंक्शंस हैं, और उसमें एक फंक्शन है रैंड इंट, मतलब रैंडम इंटीजर। ठीक है, तो उसको यूज करते हुए हम जो है वो रैंडम इंटीजर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड फाइल मैंने अलग बनाई हुई है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है रैंडम इंट। अब बेसिकली ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रैंडम इंट। इंट जो है अभी फिलहाल तो आप लोगों के पास एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक से ज्यादा नंबर जनरेट करूंगा तो ये बिहेव करेगा numpy के अरे की तौर पे। ठीक है, अभी ये क्या था, एक वेरिएबल था जब तक मैंने इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली। अगर इसके अंदर एक वैल्यू डाल दूंगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल वेरिएबल होगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज डालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, आप लोगों के पास numpy अरे बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने numpy को यूज किया एंड numpy का मैंने फंक्शन यूज किया, नाम क्या है उसका, रैंडम। क्या नाम है, रैंडम। अब इसी रैंडम फंक्शन के अंदर एक मजीद हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। रैंड इंट नाम से जाहिर है क्या है, रैंडम इंटीजर। अब इसमें जो पहली वैल्यू होती है, अब इसके अंदर आप लोग रेंज देते हो। ठीक है, इसमें जो पहली वैल्यू है आपने उसको बताया है कि 1 से शुरू करना है एंड 100 तक आपने जा सकते हो। अब 100 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, आई होप यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, जैसे बाकी चीजों में स्टॉप जो है वो इंक्लूड नहीं होता। अभी मेरे माइंड में नहीं है कि ये इंक्लूड होता है या नहीं होता। जब मोस्टली केसेस में ये जो स्टॉप वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती। अब मैंने उसे बोला कि आपने 1 से शुरू करना है एंड 100 तक कोई भी रैंडम नंबर आप हमें जनरेट करके दे दें। अब यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू ही आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने रैंडम इंटीजर लिखा है और यहाँ पे मैंने उसको ये नहीं बोला कि मुझे मुख्तलिफ किस्म के या मतलब मुझे एक से ज्यादा नंबर चाहिए। मैंने सिर्फ जो है एक नंबर मांगा है कि 1 से लेके 100 तक कोई भी एक रैंडम इंटीजर जो है वो मुझे क्या कर दे, मुझे दे दे। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे जो है एक रैंडम नंबर मिला है जो कि है 38। जब मैं दोबारा रन करूंगा तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, अब मुझे मिला है 33। जब मैं दोबारा रन करूंगा तो मुझे नंबर चेंज मिलेगा। मतलब कि जैसे जैसे मैं इसको रन करूंगा रैंडम नंबर जो है वो चेंज होता रहेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों दफा सेम नंबर आ जाए। अब वो क्यों, क्योंकि मोस्टली केसेस हैं, देखो अब आप जैसे आपके पास एक डाइस होता है, छक्का, जैसे हम लूडो की गेम खेलते हैं ना, और लूडो वाला जो छक्का होता है, डाइस जो आपके पास होता है जिसपे 6 वो होते हैं। ठीक है, अब आप उसको एक बार फेंकते हैं कोई और नंबर आता है, दूसरी बार फेंकते कोई और होता है, और कभी कभी आपके पास क्या हो जाता है कि 2 दफा सेम नंबर भी आ सकता है, 3 दफा भी सेम नंबर आ सकता है। तो इसी तरह ये रैंडम इंटीजर भी काम करता है। ये जो आप लोगों के पास लूडो वाली गेम है ना,
उसको जब लोग बनाते हैं तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, रैंडम इंटीजर का वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है, इस कंसेप्ट या इस लॉजिक का वहां पे यूज किया जाता है, इसको यूज करके वो गेम बनाई जाती है। देखो अब यहाँ पे रेंज वो सेट कर देते हैं 1 एंड वहां पे वो सेट कर देते हैं 6, अब या 7 सेट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कोई भी एक नंबर आपको एज अ डाइस पे शो होता है, लेकिन उसके बिहाइंड जो कोड होता है वो यहाँ पे ये वाला कोड होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो गेम्स वगैरह बनती है। मतलब देखिए हम रियल केस में जो है इसका कैसे यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है आप नॉर्मली कोई एक ऐसा मतलब कंसेप्ट बना रहे हैं जहां पे आप चाहते हैं कि यार मुझे पता चले कि मुझे कोई भी रैंडम नंबर एक मिल जाए जिससे मैं आगे जो है ना काम अपने काम के लिए यूज कर पाऊं। आप कोई डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं या आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को यूज करके कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जस्ट एक इंटीजर नंबर चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई रैंडम हो। अगर आप कहते हैं कि यार मैं सिलेक्ट करूंगा तो शायद मैं वैसा रैंडम नंबर ना सिलेक्ट कर पाऊं जिसकी मुझे जरूरत, तो आप इस चीज का यूज करें और आप कोई भी रैंडम नंबर वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीकाकार है इसमें जस्ट आप सिंगल जो रैंडम नंबर है वो हासिल कर सकते हैं, वो भी इंटीजर का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे और तरीके हैं जिसमें हम साइज बता सकते हैं कि मतलब मुझे कितने रैंडम नंबर चाहिए। तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे एक साइज का एट्रीब्यूट होता है, वो आप लगाते हैं एंड देन आपके पास क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ये है ना, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो एक चीज यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखता हूँ, साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज कितना लिख दूं, मैं यहाँ पे 10 साइज लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितना लिखा है 10। अब मुझे जो क्या कहते हैं रैंडम नंबर मिलेंगे या मुझे जो नंबर जो मेरे पास आएंगे वो होंगे टोटल 10, ठीक है। मेरे पास 10 नंबर्स की जो है वो यहाँ पे, अब ये रैंडम इंट जो है ना ये बेसिकली 10 नंबर्स की एक अरे बनेगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के रैंडम नंबर्स आए हैं, लेकिन रेंज कौन सी है मेरे पास 1 से लेके 100 के दरमियान है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, आप चाहें तो इसकी रेंज इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी रेंज कम भी कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह करते हैं। अगर कोई ऐसी रेंज है, ठीक है, जैसे कि आप लेते हैं 1 से लेके 5 तक, अब देखें 1 से लेके 5 टोटल इसमें आते हैं 5 नंबर, लेकिन आपने साइज मांगे 10, तो फिर क्या होगा, फिर चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मैं अगर इसको यहाँ पे रन करूं तो अब आप यहाँ पे देखें मेरे पास चीजें रिपीट हो रही हैं। अब कहीं पे मेरे पास 3 दफा 4 आ रहा है, कहीं पे मेरे पास 2 दफा 1 आ रहा है, कहीं पे मेरे पास 3 जो है मेरे पास पूरे उसमें एक दफा है। अब यहाँ पे आप देखें तो 5 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि मोस्टली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्टॉप वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। इस तरह आप एक से ज्यादा नंबर जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं, सही है। अब हम यहाँ पे मजीद देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम 2D अरे से कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है 2D अरे जनरेट करना, जहां पे आपने सिंगल पहले एक साइज दिया था, लेंथ दी थी अरे की, ठीक है, कि मुझे इतने नंबर्स की जो है वो रैंडम अरे चाहिए, तो वहीं पे आप रोज एंड कॉलम का साइज देते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगानी होगी, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं नीचे करता हूँ ताकि ये कोड भी आप लोगों के पास यहाँ पे पड़ा रहे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे साइज में मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 रो हो एंड मेरे पास 4 जो है वो मेरे पास क्या हो, कॉलम्स हो, ठीक है। ये मेरे पास अब क्या है, मेरे पास नॉर्मल जो है वो मैंने साइज दिया है 2D अरे का। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एक 2D अरे आएगी जिसमें मेरे पास जो है वो 4 कॉलम्स होंगे एंड 3 रोज होंगे मेरे पास, और इसमें भी सारे नंबर जो है वो क्या होंगे, रैंडम होंगे। हाँ, हो सकता है कि इसमें कोई नंबर जो है वो दोबारा रिपीट हो के आए, ठीक है। वो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि वो किस तरह रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैंडम नंबर है तो रैंडम नंबर कभी भी कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और आपको पता है कि अरे जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह अगर आपने कभी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको 2D अरे चाहिए, तो आप फौरन से इस तरह अरे बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद एक वर्ड वहां पे लिखें। अब देखें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई अरे चाहिए मतलब के 5 उसमें रोज और 7 कॉलम, इतनी बड़ी आपको अरे चाहिए। अब आप वहां पे एक वैल्यू टाइप तो नहीं करते रहेंगे ना, तो आप इस तरह रैंडम अरे के थ्रू जो है उसको क्या करें, उसको जनरेट कर लें, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो मजीद क्या है। अब वो कहता है कि फ्लोट नंबर जो है वो किस तरह जनरेट करना है। तो फ्लोट नंबर जनरेट करने का बहुत ही ज्यादा जो है वो सिंपल आपके पास तरीका है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है रैंड का। पहले मैंने यहाँ पे रैंड इंट लगाया जिससे मैं इंटीजर नंबर जो है वो यहाँ पे देख पा रहा था। अगर मैं इंट को हटा दूं, सिर्फ रैंड लिखने दूं, तो वहां पे मेरे पास फिर फ्लोट नंबर आएंगे। अब फ्लोट नंबर जो मेरे पास वहां पे आएंगे ना, वो आएंगे 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने लिखा भी है
ये देखें np.random.rand ये जनरेट तो फ्लोट नंबर करता है, लेकिन वो क्या कहता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पे इसको यूज करते हुए जो मेरे पास नंबर आएंगे वो किसके दरमियान होंगे, वो होंगे 0 एंड 1 के दरमियान। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू दी है 5, अब ये जो वैल्यू है ये नंबर्स की काउंटिंग है, मतलब कि टोटल आपको कितने नंबर ऑफ मतलब जो वैल्यूज हैं वो आपको चाहिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज आप चाहते हैं फ्लोट के अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसने दिए हुए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ ना और मैं 5 की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 10, क्या लिखता हूँ 10, तो अब ये जो मेरे पास अरे है, मैंने बोला है कि np.random.rand, अब रैंड इंट नहीं लिखा है, सिर्फ रैंड लिखा है, ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पे बोल दिया है मुझे कितने नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 5, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो मेरे पास 5 जो है वो क्या आ जाएंगे, 5 नंबर्स की यहाँ पे मेरे पास फ्लोट नंबर की जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, अरे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि ये नंबर जो है ना वो 0 से बड़े हैं लेकिन 1 से क्या है, कम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम मजीद जो है फ्लोट नंबर को कैसे जो है वो देख सकते हैं। अब अगर आपने क्या कहते हैं फ्लोट नंबर की 2D अरे जो लिस्ट है वो अगर आपने जनरेट करनी है तो बहुत ज्यादा सिंपल है। जहां पे आपने पहले एक वैल्यू दी थी, आप यहाँ पे आप क्या करें, रोज एंड कॉलम की शेप में, मतलब आप दो वैल्यू दें, एक रोज जो पहले वाली वैल्यू थी वो रोज होती है एंड दूसरी जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, कॉलम होगी। इसको आप खुद भी करके देख सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट करके आप लोगों को यहाँ पे एक बार दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, ठीक है। मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आप देखें 3 कॉलम्स एंड 3 रोज जो है आपके पास आ गई हैं और ये सारी वैल्यूज किसमें, फ्लोट में है और 0 और 1 के दरमियान है। अब आप बोलेंगे कि अगर मुझे 0 या 1 से ज्यादा वैल्यूज चाहिए तो उसका भी तरीकेकार है ना, यहाँ पे सारी चीजों का जो है यहाँ पे आपको हल मिलेगा। उसका तरीकेकार ये है कि आप यहाँ पे क्या करें, स्टार्टिंग, ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग दें, यहाँ पे आप क्या करें, स्टॉप दें जैसे आप पहले देते हैं एंड यहाँ पे आप साइज बताएं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आपने रैंड इंट में किया था सेम है, सेम वही काम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करें ना, इधर गया, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इस चीज को हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं देता हूँ 10, यहाँ पे मैं देता हूँ 50 एंड यहाँ पे मैं देता हूँ साइज, ठीक है, साइज इज इक्वल टू मैं करता हूँ 10। मैं चाहता हूं कि मेरे पास 10 से लेके 50 के अंदर मेरे पास फ्लोट नंबर है, ठीक है। रेंज मतलब ये है कि इधर से लेके इधर तक मेरे पास नंबर्स है, लेकिन उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए, 10 होने चाहिए। लेकिन वो होने कौन से चाहिए, वो होने चाहिए आपके पास फ्लोट नंबर्स। जैसे मैं इसको रन करता हूं, सॉरी यहाँ पे रैंड नहीं, आई थिंक यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा या कोई और होगा, फंक्शंस मेरे माइंड से निकला है, यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यहाँ पे रैंड नहीं है, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म फंक्शन, सही है। तो इसको यूज करके आप जो है फ्लोट नंबर हासिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करें ना, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट में जो है ना वो वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व आउट करेंगे। फिलहाल आप ये देखें कि मेरे पास टोटल जो है, मैं यहाँ पे अगर 3 नंबर कर दूं ना, फिलहाल आपको समझ अच्छे से आएगी एंड मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास 10 से लेके 50 के दरमियान जो मेरे पास 3 रैंडम वैल्यूज जो है वो मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब इनका भी हल है, ये जो मेरे पास जो है ना वैल्यूज जो पॉइंट में बहुत ज्यादा हो रही है तो इसको राउंड फंक्शन के थ्रू हम जो है वो ठीक कर सकते हैं। मतलब हम np.round लिखेंगे और ये जो है वो चीज क्या हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी, फिर इतना ज्यादा जो वैल्यूज है वो आपके पास नहीं है, वो आगे चल के हम देखने वाले हैं, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो मजीद कौन से तरीके हैं कि हम रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास चीज है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होती है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये बाय डिफॉल्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब भी आप np.random.rand लिखेंगे, रैंड एन, रैंड एन का मतलब है रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मतलब जो चीज है वो क्या होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ऐसे रैंडम नंबर आएंगे जिनका मीन होगा 0 एंड जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है, मतलब कि जो भी आपके पास कलेक्शन है डेटा की, जो भी आपके पास डेटा की जो कलेक्शन है उसमें हर दो वैल्यू का आपस में जो मतलब फैलाव है वो उसमें जो स्टेप है वो 1 होना चाहिए। मतलब जैसे 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 के दरमियान सिर्फ 1 स्टेप है, ठीक है, फैलाव कितना है 1 का। एंड 2 एंड 3, 2 एंड 3 के दरमियान कितना है 1 का। अब 1 और 3 का नहीं,
2 और 3, किसी भी एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू को जो फैलाव हुआ है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक वैल्यू के साथ उसका फैलाव कितना होना चाहिए, 1। तो ये आपके पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वैल्यू के फैलाव के कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं मैथमेटिक्स में, इज द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन इन रियल वर्ल्ड डेटा। ठीक है, रियल वर्ल्ड डेटा के अंदर ये बहुत ही ज्यादा जो है वो कॉमन चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास रियल वर्ल्ड डेटा आता है ना, अब रियल वर्ल्ड डेटा पे जब आप जो है वो कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं, देन आपको कोई रैंडम अगर डेटा की जरूरत है तो वहां पे मोस्टली आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि उसका मीन भी आपके पास जो है वो क्या रहे, सबका सेम रहे, एंड जो आपके पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी मोस्टली जो है वो सबकी क्या रहे, सेम रहे, जब भी आप जो है इसको परफॉर्म करें, मतलब जब आप इसको रियल वर्ल्ड डेटा के साथ यूटिलाइज करते हैं। सही है, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट मार्क्स, टेस्ट के जो मार्क्स है वहां पे इस चीज को यूज कर सकते हैं, हाइट्स को, वेट्स को, एंड ऑल फॉर्मल नॉर्मल, ऑल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वहां पे आप इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने बकायदा बताया हुआ है कि np.random.rand n, जब आप rand n लगाएंगे ना तब आपके पास जो है वो ये आएगा। ठीक है, जिसका मीन क्या होगा, 0 होगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या होगी, 1 होगी। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं इसको कॉपी करता हूं एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूं ना तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास जितनी भी वैल्यूज आई हैं वो लगभग 0। ठीक है, उनका मीन अगर आप देखें ना तो वो क्या है, वो 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको दरमियानी वाली वैल्यू देखेंगे तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास 0 मीन आएगा इसका। ठीक है, एंड यहाँ पे जब आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 1, क्योंकि अगर आप देखें तो ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.4 है, एंड यहाँ पे 0.9 है, एंड यहाँ पे 0.5 है, माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो जब आप इनको सॉल्व आउट करेंगे, इनके ऊपर फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे मीन वाले एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाले, तो वो आपके पास क्या आएंगे, 0। अब यहाँ पे हमारे पास हमें जो है ना फॉर्मूला अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पे numpy के अंदर ही हमारे पास जो है मीन कैलकुलेट करने का फंक्शन भी मौजूद है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फंक्शन भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ना और मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट np डॉट मीन, और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख दूं ARR। ठीक है, अभी वाला जो मेरे पास ARR है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो वो आप देखें मेरे पास लगभग जो है वो क्या आ रहा है, 0 में आ रहा है। ठीक है, मीन जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 में आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो दरमियान वाली वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो आपके पास क्या होगी, मतलब माइनस 0.07 समथिंग यहाँ पे आपके पास आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यूज भी अवेलेबल है। एंड यहीं पे अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करेंगे तो मैं अगर यहाँ पे STD लिखूं, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड यहाँ पे जस्ट मैं इसको रन करता हूँ, एंड यहाँ पे वो भी आपके पास लगभग 0.6 मतलब कि 0.5 से ऊपर लगभग जो है वो 1 के करीब अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपके पास वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की वैल्यूज चेंज भी हो सकते हैं, जैसे जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो फिर वैल्यूज और आएंगी। देखिए मैं यहाँ पे दोबारा रन की, और अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो अब यहाँ पे देखें वैल्यूज चेंज हो गई। अब यहाँ पे देखें ये 0.8 हो गए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो लगभग जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है वो क्या आती है, 1 के करीब आती है, मतलब उसका जो फैलाव है वो तकरीबन 1 के करीब है। सही है, और जो आपके पास मीन आ रहा है, अगर मीन जो है वो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, वो आपके पास आ रही है यहाँ पे 0। ठीक है, मीन मोस्टली हम यहाँ पे इसको तस्वर करते हैं जो यहाँ पे पॉइंट से पहले होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप पॉइंट के साथ भी वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया हमारा। अब फर्ज करें कि हम चाहते हैं कि मीन भी हम अपना सिलेक्ट करें और फैलाव भी जो है ना, मतलब जो हमारे पास वैल्यू है उनका फैलाव, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम खुद जो है वो सिलेक्ट करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कि आप नहीं चाहते कि आपके पास 0 और 1 वाला जो मतलब ये कंसेप्ट है वो आपके पास है, आप अपने तरीके से आपको वैल्यूज चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, बस जस्ट आपको यहाँ पे डॉट नॉर्मल का जो फंक्शन है वो आपको यूज करना होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्या होती है। अब मैं यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब आपने क्या लिखना है, np.random.normal। अब इसमें आप मीन भी अपना लगा सकते हैं और फैलाव भी आप अपना मुताबिक जो है बता सकते हैं कि कितना वैल्यूज के दरमियान जो है फैलाव होना चाहिए। ठीक है, फैलाव का क्या मतलब होता है कि एक वैल्यू अगर इधर है तो दूसरी उससे कितनी फासले पे होनी चाहिए। ठीक है, ये उसका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यूज का जो ग्रुप है उनके दरमियान एक दूसरे के दरमियान फासला कितना है, जो एवरेज फासला होता है वो आपके पास फैलाव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दिए लॉक मैंने क्या दिए 70, क्या दिए 70। अब ये जो 70 है ये बेसिकली उस जो फैलाव होगा रैंडम वैल्यूज का उसका मीन है। ठीक है, ये मैंने पहले से बता दिए।
जो रैंडम वैल्यूज आपके पास आएंगी, चाहे उसका आप जितना भी साइज मांग रहे हैं, यहाँ पे उसने साइज दिया है 1000, मतलब कि 1000 आपके पास रैंडम वैल्यूज आएंगे। अब उनका जो फैलाव, मतलब जो उसका जितना भी उसका एरिया होगा, जो उसके मीन होगा, वो होगा इसका 70 के करीब लगभग, सही है। और जो स्केल है, मतलब जो फैलाव है, वो हर वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ जो डिस्टेंस है, एवरेज जो डिस्टेंस है, वो है 10, मतलब कि हर वैल्यू के दरमियान जो है वो 10 का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। इतना फैलाव है हर वैल्यूज के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि फैलाव जो है ना, ऐसे समझ लें कि जो मीन होता है ना, उससे फैलाव जो है वो 10 है, ठीक है। आप ऐसे समझ लें स्टैंडर्ड डेविएशन को। बाकी आप स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन जो है मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, मीन्स वगैरह, मॉड वगैरह, ये सब चीजें हम कर रहे थे, ठीक है। आप उस ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने रैंडम वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। इससे मेरे पास रैंडम वैल्यूज आ जाती है। अब यहाँ पे ये 1000 वैल्यू, तो मैं इसी वजह से इस ARR को प्रिंट करके नहीं देख रहा, लेकिन मैं आपको इस ARR का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिंट करके चेक करवाऊंगा कि आपके पास देखना वो कितनी आएगी। तो यहाँ पे आप देखें, जो मेरे पास मीन आया है वो लगभग आया है 70.0749 समथिंग, ये बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास, अगर आप यहाँ पे पॉइंट से पहले देखें ना, तो कितना मीन है 70। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम जो मीन है वो अपने हिसाब से यहाँ पे पहले बता रहे हैं, कि मतलब कि जितनी भी वैल्यूज हमारे पास होंगी, उनकी जो सेंटर है, वो मीन जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 70, ठीक है, उनकी जो एवरेज है। अब यहाँ पे अगर आप फैलाव देखें, तो फैलाव कितना है 9.9, और आगे पॉइंट में भी वैल्यू है 9.999, मतलब लगभग 10 ही है, ठीक है। तो हर वैल्यू का जो एवरेज वैल्यू है, उससे जो आपके पास क्या है, जो फैलाव है वो कितना है, वो आपके पास है 10, ठीक है। तो ये था हम किस तरह जो है मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हम ले सकते हैं कस्टम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज रैंडम सीड। अब रैंडम सीड जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत ही मजे का है। देखिए, अगर आपने को ना कभी आपने एक बार रैंडम वैल्यूज ले ली, ठीक है, आपने क्या ली, एक बार रैंडम वैल्यूज आपने ले ली। अब आप चाहते हैं कि जब आप दोबारा वही मतलब रैंडम वैल्यू जब आप रन करें, तो आपके पास वही सेम वैल्यू है। एक बार आपने रैंडम वैल्यू ली, अब आपको फिर दोबारा आगे चल के उन्हीं रैंडम वैल्यूज की जरूरत पड़ गई, और आप चाहते हैं कि आपके पास वही एग्जैक्ट सेम रैंडम वैल्यूज हैं जो आपके पास पहले आ चुकी है। तो फिर क्या होगा, फिर आप यूज करेंगे सीड का कंसेप्ट। अब इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं इन दोनों चीजों को कॉपी करता हूं। अब यहाँ पे बाकी वही चीज होगा, मतलब रैंड इंट का ही यूज होगा। जस्ट एक लाइन आपके पास जो नहीं है, जब भी आप रैंडम वैल्यू लेना और आपको लगे कि मैंने इन रैंडम वैल्यूज को आगे दोबारा कहीं पे यूज करना है, तो आप सीड का जो कंसेप्ट है उसको लाजमी यूज करें, ठीक है। अब मैंने जब भी आप रैंडम वैल्यू लेने लगे ना, उससे पहले आप लिख दें np.random.seed, और फिर ब्रैकेट में आप कोई भी नंबर लिख दें, कोई भी नंबर। यहाँ पे उसने 42 लिखा है, आप कोई भी नंबर लिख लें। जैसे कि मैं यहाँ पे 18 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 18, मतलब कि मैंने एक बीज बोया है रैंडम वैल्यूज के लिए, जिसका नंबर क्या है 18। अब मैं यहाँ पे इसको फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए मेरे पास वैल्यूज कौन से आई हैं, 43, 20, 70, 63 एंड 50, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आई हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ, सही है, सॉरी, अच्छा ये हो पड़ा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये जो मेरे पास सीड 42 वाला है, अब मैं रन करता हूं, तो आप देखिए मेरे पास ये वाली वैल्यू अलग है और ये वाली वैल्यू अलग है। अब मैं चाहता हूं ना, ये जो मेरे वाला ऊपर वाला, ये वाली वैल्यू है, ये जो मेरे पास सीड 18 जो है, ये जो रैंडम वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं, नीचे भी मैं चाहता हूं कि मेरे पास वही एग्जैक्ट सेम वैल्यूज है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना होता, वहीं पे आपने अगर कहीं पे दोबारा रैंडम वैल्यूज को जनरेट करना है, आप चाहते हैं कि जो मेरी ऊपर रैंडम वैल्यू है बिल्कुल सेम उसी तरह की रैंडम वैल्यूज आपके पास है, तो बस आपने सीड के अंदर जो नंबर लिखा था एग्जैक्ट वही नंबर आपने फिर जब दूसरी बार आप रैंडम वैल्यूज जनरेट करें, तो वहां पे आप अगर आप लिख देते हैं, तो देन आपके पास वही रैंडम वैल्यूज आपके पास आएंगे। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे जो ये जो आपके पास कंडीशन है, स्टार्टिंग एंड स्टॉप की जो कंडीशन आपने लगाई है, मतलब स्टार्टिंग यहां से, स्टॉप यहां पे, और साइज आपको जितना चाहिए वो आपके पास सेम हो, तभी आपके पास सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूं ना, तो आप देखें मेरे पास दोनों वैल्यूज सेम है। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों की जगह पे जो बीज है वो सेम बोया है, ठीक है, इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे। बाकी नीचे अगर आप देखें तो वही np.random.rand और वही कंसेप्ट है आपके पास। सिर्फ जब भी आपको अगर देखें ना, मैं यहाँ पे सीड वाले को दोबारा यूज करूंगा ना, कहीं पे मैं इसको कहीं पे भी दोबारा यूज करूंगा, मैं यहां से कॉपी करता हूं, मैं एक अलग सेल के अंदर इसको दोबारा यूज करता हूं।
तो यहाँ पे भी जैसे मैं इसको दोबारा यूज करूंगा तो मेरे पास वही वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ये जो 18 है ये बेसिकली बता रहा है कि जब भी कहीं पे सीड के अंदर 18 आएगा तो वही रैंडम वैल्यूज दोबारा आएंगी जो कि पहले यहाँ पे आ चुकी। ठीक है, हाँ अगर आप सीड चेंज करते हैं देन आपके पास रैंडम वैल्यूज चेंज आएंगे। अगर फिर आप उस सीड को जो आपने चेंज किया उसको कहीं पे लगाएंगे तो फिर वो दोनों सेम हो जाएंगे। सही है, तो ये आपके पास जो है अगर आप सेम वैल्यूज चाहते हैं रियल वर्ल्ड डेटा के अंदर तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती है। जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं और आपने कहीं पे एक जगह रैंडम वैल्यूज आप लेते हैं और आपको यकीनन जो है ना कहीं पे दोबारा जरूरत पड़ेगी कि आपके पास सेम वैसे ही रैंडम वैल्यूज हैं, तो देन आप जो है इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। सही है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैंडम सीड हो गया। शफलिंग एन अरे, अरे को शफल करना मतलब कि आपके पास जैसे आपके पास वो होते हैं ना क्या कहते हैं जो ताश होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है अभी मेरे माइंड में जो है वो नहीं आ रहा क्या हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो चले आपके पास जो डाइस होता है डाइस को आप शफल करते हैं ना ऐसे ऐसे, जब आप लूडो खेल रहे होते हैं तो आप उसको शफल करते हैं, जब आप फेंकते हैं तो कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप उसको एग्जैक्ट रख दें, ठीक है, आपके पास कोई एक ऐसी चीज है जो ऊपर नीचे आप चाहते हैं कि वो आगे पीछे हो जाए, तो अरे के अंदर वैल्यूज अगर सॉर्टेड है और आप चाहते हैं कि क्या हो जाए, आप चाहते हैं कि वैल्यूज जो है वो आगे पीछे हो जाए, तो आप जस्ट शफल फंक्शन का यूज करें एंड वैल्यूज जो है आपके पास क्या हो जाएंगी, वैल्यूज जो है आपके पास अरे के अंदर गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मैं अब यहाँ पे इसको यूज करता हूं ना, ठीक है, अब ये मेरे पास है अरे इज इक्वल टू एनपी डॉट अरे 1 2 3 4, ये मेरे पास एक सॉर्टेड अरे। मैंने यहाँ पे एन नमपाई का जो है वो शफल फंक्शन को यूज किया है, मैंने लिखा एनपी डॉट रैंडम डॉट शफल, मतलब इसको शफल करो कौन सी चीज को, अरे को, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास वैल्यूज जो है वो आगे पीछे हो गई, मतलब इधर उधर चली गई। ठीक है, शफल हो गई है। सही है, नेक्स्ट हमारे पास किस चीज का कंसेप्ट है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। रैंडम चॉइस, ये बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है, मतलब कि आपके पास एक अरे है और उस अरे में से कोई आप चाहते हैं कि कोई एक रैंडम वैल्यू चूज हो जाए, जैसे वही डाइस वाली बात है कि आप डाइस फेंकते हैं कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाती है, मतलब चॉइस है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो कि कोई ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम आपके पास हो जो कि चीजें चूज करे, तो फिर आप उसमें जो है इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं चॉइस वाले फंक्शन का। इसमें मल्टीपल चॉइस भी होती है और जो नॉर्मल चॉइस है वो भी होती है, बस सिर्फ आपको साइज बताना होता है, बाकी इसमें कोई बाकी दोनों चीजें सेम है। सिंगल चॉइस में आपने सिर्फ चॉइस के अंदर बस बता देना होता है कि इसमें से कोई भी एक वर्ड चूज कर लो, और जो अगर आप मल्टीपल चॉइस का बताएंगे तो फिर वहां पे आपको दो चीजें और इंक्लूड करनी पड़ती है, नंबर 1 है साइज एंड नंबर 2 के कोई भी डुप्लीकेट जो है वो वैल्यू चूज ना हो। ठीक है, अब ये मेरे पास अरे है जिसमें टोटल 5 वैल्यूज हैं, और यहाँ पे पहले सिंगल चॉइस जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले मैं भी इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब सिंगल है तो np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, और चॉइस पे मैंने क्या लिख दिया है, जो मैंने वैल्यूज मतलब मैंने जो अरे पास किया वो कौन से, जो मेरे पास नॉर्मल अरे है जिसके ऊपर 5 नंबर है। अब इसमें से वो कोई भी एक वैल्यू चूज कर लेगा और मुझे जो है वो यहाँ पे दे देगा। अब देखो यहाँ पे मैंने चूज रन किया प्रोग्राम को, तो इसने चॉइस में कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की, 30। जैसे मैं दोबारा रन करूंगा तो दोबारा 30, दोबारा रन किया तो यहाँ पे 50, मतलब 2 बार उसने 30 चूज किया, एंड नेक्स्ट जब मैंने रन किया तो 50 चूज किया। अब मैं अगर दोबारा रन किया तो यहाँ पे मेरे पास 40 आ गया। तो मतलब ये हर बार रैंडम वैल्यू जो है वो चूज कर रहा है। ठीक है, हाँ कभी कभी आपके पास सेम वैल्यू भी आ सकते हैं, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि वो रैंडम है और वैल्यू इतनी ज्यादा है नहीं, तो वो जो है वो कोई भी यहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ पे अगर आप चूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज, क्या चूज करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज, तो उसमें बहुत ज्यादा सिंपल सी कंसेप्ट है आपके पास। पहला तो सारा वही कंसेप्ट है जो आपके पास सिंगल में है, मतलब सिंगल चॉइस में सिंपल आपने अरे लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे फिर अरे लिखने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी थी। यहाँ पे आपने बताना है साइज, मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप साइज बताएं कि आप कितनी रैंडम वैल्यू चूज करना चाहते हैं, आप साइज बताएं। उसके बाद रिप्लेस इज इक्वल टू फॉल्स करते हैं। आप रिप्लेस इज इक्वल टू फॉल्स करने से क्या होगा कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो कि एक बार चूज हो चुकी है, मतलब कि अगर एक बार 50 आ चुका है आपके मल्टीपल चॉइस वाली अरे में, तो दोबारा अब उसके अंदर 15 नहीं आएगा, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, तो जैसे मैं अब इसको रन करता हूँ ना, तो आप देखिए मेरे पास 40 आया, 30 आया एंड 20 आया। मेरे पास ऐसा नहीं हो कि 2 बार मेरे पास 40 नहीं आया, 2 बार मेरे पास 20 नहीं आया। ठीक है, अब मैं दोबारा रन करता हूँ तो 40 10 एंड 30 आया, मैं दोबारा रन करता हूँ तो 40 30 एंड 10, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज हैं और 5 वैल्यूज से 3 तो मैं पिकअप करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप इस मल्टीपल चॉइस वाले कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, ये हो गया।
ये भी हो गया। एंड यहाँ पे आप लोगों के पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना भी हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है उसका ये जो है वो क्या है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और नीचे कोड इसका दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है कि यहाँ पे वो कहता है कि लेट अस सिमुलेट अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट विद नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स, ठीक है। तो आपके पास एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और आपने उसके अंदर क्या करना है, नॉर्मली जो मार्क्स हैं उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और आपने ये करना है किसके थ्रू है, आपने ये करना है रैंडम फंक्शन के थ्रू। नीचे उसका कोड दिया हुआ है, आप एक बार जो है वो क्या करें, इसको देख लें एंड देन इसको फिर खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल और इसी ट्यूटोरियल के साथ जितनी भी numpy के अंदर हमने चीजें सीखनी थी वो हमने यहाँ पे कर लिया है मुकम्मल। अब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर आपने पांडास के साथ numpy का यूज करना होगा एंड जो उससे अगला जो होगा उसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको बता दूंगा, हिंट दे दूंगा, देन आप लोगों ने वो खुद से परफॉर्म करना होगा, ठीक है। कहीं पे मसला होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड देन मैं फिर वहां पर आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ पे क्या चीज करनी चाहिए और किस तरह से जो है आपको इसको आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।